आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, श्री हाईवे ट्रीट होटल व रेस्टोरेंट, रीवा सीधी मार्ग कठौतहा, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी का अभिनंदन है अपना विंध्य की इस प्रस्तुति पर, विंध्य की कचहरी पर। और आज इस एपिसोड पर एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मुखातिब होंगे जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। आप सभी के बीच आज उपस्थित हो रहे हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो उससे पहले आज के निर्णायक, आज के जज हमारे बीच में के शुक्ला जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला जी के लिए। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो उससे पहले आज के जज, वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे बीच में मौजूद हैं, आज के जज के शुक्ला जी से हम निवेदन करेंगे कि आज के कार्यवाही की शुरुआत करने की इजाजत दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले पूर्व हमारे बीच में विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के हम राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। राजनीति में अक्सर पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन छोटे छोटे विवादों को सुलझाते सुलझाते कब एक आम नागरिक से विधायक बन गए बन्ना निवासी सुखेंद्र सिंह और नाम पड़ा सुखेंद्र सिंह बन्ना। मऊगंज को पृथक जिले की मांग लेकर कई जेल भरो आंदोलन किया और बाण सागर के पानी को मऊगंज तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ी। जेल भरो आंदोलन किए और 2013 में लगभग 10,000 मतों से विजय हासिल हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन रैली एकमात्र विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में नहीं निकली। वजह पृथक जिला मऊगंज। सफलता भी मिली, लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद विंध्य की कचहरी में आज पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना अपनी पैरवी खुद करेंगे। आज का पहला आरोप जो आप पर लगाया गया है आपके जनता जनार्दन द्वारा कि आप ये चुनाव किस वजह से हारे, इस चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, इस जो हार की सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रधानमंत्री आवास और खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो भारतीय जनता पार्टी की तो योजना नहीं है, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी की योजना थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। लेकिन ऐसे समय पर लागू उन्होंने करी अंतिम समय में कि जब देश से कांग्रेस की सरकार जा रही थी उस टाइम, और उसका फायदा शिवराज सिंह चौहान ने सीधे लिया। और जो ये चुनाव हुआ तो उसमें पीएम आवास और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो निचले तबके के मतदाता थे वो उधर डाइवर्ट हो गए। और कई वजह थी, लेकिन विशेष वजह यही थी, जो हमारा मतदाता निचले तबका का था वो अलग हो गया था। आप जब चुनाव जीते थे तो लगभग 10,000 मतों से आप चुनाव जीते थे। जब आप चुनाव हारे हैं तब भी लगभग 10,000 मतों से आप चुनाव हारे हैं। तो अगर दोनों की बात की जाए तो लगभग 20,000 मतों का अंतर आया है। वो 20,000 मतदाता का अंतर कैसे आया? देखिए, लगभग मैं जितना वोट पिछली बारी पाया था उतने वोट पाया था, थोड़ी बहुत वोट मेरे कम हुए थे। मैं 39,000 से जीता तो 10,000 से जीता, और 39,000 वोट पाया तो 10,000 से जीता, और 37,000 वोट पाया तो 10,000 से हारा। तो एवरेज में मैं 5,000 वोटों से हारा, जो सच्चाई है। लेकिन मैं आपको पहले बताया कि लगभग 15,000 वोट जो निचले तबके के जो पीएम आवास है उससे डाइवर्ट हुए, और उधर से कोई मऊगंज सीट का नहीं है। ये पूरे विंध्य में ये स्थिति बनी कि कांग्रेस के जो मतदाता परमानेंट हुआ करते थे या जो हम लोगों से जुड़े थे वो सीधे सीधे बीजेपी में चले गए लगभग सीटों में।
और जो 2-4 सीटें हम जीते भी तो कुछ जीतने के अलग अलग कारण थे उन सीटों के, इसलिए हम जीते। बाकी सीटों पर सब डाइवर्ट हो गए, इसलिए हम लोग हार गए। लोगों से एक बात और जो सामने आई है कि जब जन दर्शन चल रहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, तो आपने वो जन दर्शन अपने विधानसभा में करने नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ये भी फैक्टर बताया जा रहा है कि आपके हार का प्रमुख कारण जो प्रमुख निकल कर आ रहा है वो ये कारण था। देखिए, लोगों के द्वारा आपको जानकारी लगी आप उसको समझें। बशर्ते ये बात सच है कि मैंने उस टाइम जब जन दर्शन यात्रा शिवराज सिंह ने घोषणा करी कि मैं 230 सीटों पर करूंगा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मऊगंज में करना है, ड्यूटी कलेक्टर उस समय थे, उनके माध्यम से मैंने कहा कि अगर मऊगंज में उन्हें जन दर्शन यात्रा करनी है तो उन्हें आकर के मऊगंज में पहले जिले की घोषणा करनी होगी। और जिले की अगर घोषणा उन्हें नहीं करनी है तो फिर मऊगंज में जन दर्शन यात्रा करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने उस टाइम बोले थे। अब एक अलग बात है कि उन्होंने अलग से कुछ और व्यवस्था बनाई हो तो वो जाने, बशर्ते ये है कि मैंने जनदर्शन यात्रा 230 सीटों में 229 सीटों पर हुई और मऊगंज में नहीं हुई थी। तो अब तो मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा भी हो गई है। बिल्कुल हो गई है। तो आपने एक बयान दिया था इसी में से कि अगर मऊगंज को जिला बनाने के लिए घोषणा करते हैं, आपका बयान काफ़ी वायरल भी हुआ था कि अगर मुख्यमंत्री जी कहें कि हम जिला बना देंगे मऊगंज को, आप चुनाव न लड़िए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी था क्या? देखिए, ये चीज़ हमने कही थी, पिपराही में हमने भाषण दिया था कि बाणसागर पानी एक परियोजना है मेरे यहाँ जो जाती है उत्तर प्रदेश को, और हमारे मऊगंज को उसका पानी नहीं मिलता। तो मैंने उसमें बोला था, आज भी पेपर कटिंग में छपी हुई है, कि अगर शिवराज सरकार मुझे अपना रोड़ा मानती है तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मऊगंज को वो पानी दें। और उसी में एक जिले का भी मुद्दा था, और जिले में भी अगर वो रोड़ा मानते हो तो हम चुनाव अगर वो कहेंगे तो हम न लड़ेंगे, बशर्ते वो जिले की घोषणा करें। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो अगर अब तो घोषणा हो गई तो या फिर आप चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे? हमने ये थोड़ी कहा था, अगर वो कहें शिवराज सिंह के आप न लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। आपके कार्यकाल में एक जो सबसे बड़ी आप पर आरोप जो लगाया गया है कि आपके क्षेत्र में नशा का संरक्षण आपके सानिध्य में था, इस पर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, ऐसा है कि नशा, हम तो मऊगंज के विधायक रहे, मेरा छोटा सा वो है, आज भी मैं विधायक नहीं हूँ, और नशा का जो कारोबार है पूरे प्रदेश में 18 साल से नहीं, हमेशा से चला, 18 साल से होते पूरे चरम पर है। वही है जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनका बयान सुना था, और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। और उनका कहने का तात्पर्य क्या था? वो धार्मिक अपने आप को मानते हैं, थे भी किसी मठ के वो संप्रदाय के, वहाँ से आकर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसमें बोले वो कि हमारे प्रदेश में बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। अरे बूचड़ खाने, फिर कुछ दिन बाद 15 दिन बाद उनका बयान आता है कि अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि अवैध बूचड़ खाने और बूचड़ खाने में क्या होता है? अवैध में कुछ अलग होता है, अवैध में कुछ अलग होता है क्या? वहाँ दोनों में हत्याएं होती हैं। उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में शराब का ठेका होता है, सरकार पूरी तरह से अंधाधुंध शराब बिकवा रही है। आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है मेरे विधानसभा में। हाँ, हमने एक भाषण में एक बात बोली थी, क्या हुआ कि कुछ गरीब तबके के लोग 2-4 पगुआ कहीं से पकड़े गए या और कोई हुआ, तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि इतने बड़े धंधे चल रहे हैं, इतने शराब माफिया हैं, सब कुछ है, और उनके कहने पर आप छोटे छोटे 1-2 पगुआ वालों को जो पकड़ते हो, ये अच्छी बात नहीं है, और उनके ऊपर आप 40 लीटर लगा देते हो, जेल चले जाते हैं, तो ये तरीका आपका ठीक नहीं है। तो मैं तो आज भी उस बात पर कायम हूँ। मैं कोई संरक्षण थोड़ी देता हूँ, शराब बंद करें, मैं तो शराबबंदी के खिलाफ हूँ। ना मैं शराब पीता हूँ, कभी शराब का स्वाद नहीं जानता, मैं कैसे शराब को संरक्षण दूंगा? मैं तो दावा रखता हूँ शराब आज बंद हो। अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया, अभी तक आप अविवाहित हैं, तो वहाँ से प्रेरणा स्रोत तो नहीं मिलती आपको कि अविवाहित हैं? नहीं ऐसे, ये हमारा अलग मुद्दा है, उनका अलग मुद्दा है, वाजपेयी जी का अलग मुद्दा है, मायावती का अलग मुद्दा होगा, मेरा ऐसा मानना कोई किसी तो आपने पृथक मऊगंज जिले की मांग की। अब जब आप चुनाव लड़ेंगे तो लोगों का ये कहना है कि आपने इसके लिए कोशिश नहीं की थी। जो वर्तमान विधायक हैं प्रदीप पटेल जी ने कोशिश की थी जिला को अलग करने की, जिले की मांग की थी, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में ये मिला। इस पर क्या? आप ही ने मुझसे प्रश्न किया जी कि आपने जनदर्शन यात्रा रोकी। जी। मैंने कहा हाँ, जनदर्शन यात्रा बिल्कुल। मैंने किस मुद्दे पर रोका
इस बिंदु पर रोका। अब आप ही कह रहे हैं चुनाव हाँ, हार नहीं, गए, ये आप इसी लोगों मुद्दे- का एक आरोप मिनट। आया है। हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल। भाई जो लोगों का जवाब है, लोग जनदर्शन यात्रा रोकी, वो मेरे हार का कारण बना। मुद्दा क्या था? जिला बनाने का। तो जिला बनने का मुद्दा कोई आज का नहीं है, ये बहुत पहले का था और मैंने पूरे ताकत से लड़ी। 5 जेल भरो आंदोलन मैंने करा। एक 19,000 की गिरफ्तारी हमने दी मऊगंज में, एक 27,000 की गिरफ्तारी दी, एक जो है तो 37,000 की गिरफ्तारी दी ऑन द रिकॉर्ड। ये अभी लेटेस्ट साल भर पहले मैंने 50,000 गिरफ्तारी दी, 50,000 की जनता जनार्दन के साथ। और उसमें ही मैंने ये कहा कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिले की घोषणा नहीं करती तो हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे, और शिवराज जब भी मऊगंज आएंगे तो जिले की घोषणा करनी होगी। तो जब आए तो उन्हें घोषणा करनी पड़ी। शिवराज ने ये नहीं कहा कि प्रदीप पटेल के दबाव में मैं जिले की घोषणा कर रहा, उन्होंने ये कहा कि जन भावनाओं को देख करके और जनता का आंदोलन देख करके मुझे जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप उनका भाषण सुन लेना, दबाव में उन्होंने जिले की घोषणा। तो अब तो जिला पृथक जिला का मुद्दा खत्म हो गया है, तो क्या मुद्दा होगा अगर नया चुनाव आप इस पंचवर्षीय चुनाव लड़ते हैं तो? बहुत सारे मुद्दे हैं। मऊगंज तो अंतिम छोर है, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतिम छोर है। बाण सागर की मेरी लड़ाई अधूरी है। उत्तर प्रदेश को पानी जाता है यहीं चोरहट होकर के, यहीं सारे पानी जाते हैं। चोरहट को मिलता, सिहावल को मिलता है, मऊगंज को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश निकल जाए, वो मेरा मुद्दा 470 करोड़ का अधूरा पड़ा है किसानों के लिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा। फिर जिला बन जाने भर से मेरे मऊगंज का विकास नहीं होना है। मैं ये जानता हूँ कि युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब वहाँ कोयला पहुँचेगा। कोयला कैसे पहुँचेगा? जब तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन नहीं चलेगी तो कोयला नहीं पहुँचेगा। जब कोयला पहुँचेगा तब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए पानी, और प्लस शिक्षा का स्तर डाउन हो गया। जिला बना है तो अभी तो वहाँ पे हमको लड़ाई लड़नी है। केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे होने चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधारना है। 2-4 बिंदु तो मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ रही बात स्वास्थ्य की, जब मैं विधायक था तो सिविल अस्पताल मंजूर कराया, लेकिन अभी इन 5 साल के कार्यकाल में उसकी दुर्दशा कर दी गई है। लेकिन अभी स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी हमें बेहतर काम करने होंगे। हमारे आधे मरीज चले जाते हैं मिर्जापुर, आपके इलाहाबाद, और वहाँ पे लुटते हैं नर्सिंग होमों में, और इधर आपकी संजय गांधी दूर पड़ जाती है। तो मुझे संजय गांधी जैसे कम से कम मऊगंज को बनाना है, ये मेरी अगली प्राथमिकता होगी अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर जिला बन चुका है मऊगंज आपका, आप बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष अब अगर मौका मिलता है तो हम ये सब चीज़ें करेंगे, तो जो 5 वर्ष आपका कार्यकाल था उस पर क्या उपलब्धियाँ मिली मऊगंज को? हमने कहा आपसे कि हमने बाण सागर की लड़ाई लड़ी, ये सिहावल क्षेत्र लगता है। 40,000 की भीड़ मैंने इकट्ठा करी थी और 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था जब मैंने आंदोलन किया था। मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए, ये मूलभूत है। जी जी। हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, तो वो रोटी का मामला था, पानी का मामला है, पेयजल, समझ गए। सबसे बड़ी लड़ाई मैंने, पहली लड़ाई मैंने करी थी बाण सागर के लिए, वो मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। जिले का मुद्दा आप देख ही रहे हो, एक चौरा घाट का मामला था, मैंने उसको लड़ भिड़ करके मंजूर कराया। और तीसरा जो है तो आपके ये सिविल अस्पताल, ये सब सारी चीज़ें हमने, हमारी सड़कें बड़ी जर्जर थी। 1700 हैंडपम्प उस टाइम पेयजल के लिए। हमारा हाइट की एरिया पड़ती है, इधर से हाइट में आप देख लो, सिहावल से ऊपर पड़ता है, चोरहट से ऊपर पड़ता है, उधर मिर्जापुर से ऊपर पड़ता है, हम एकदम हेड में हैं। यहाँ पानी पहुँचना कितना मुश्किल पड़ता है कि ज़मीन का पानी सर पर कैसे पहुँचेगा, तो वहाँ पेयजल का कितना संकट होगा। तो मैंने पेयजल पर अधिक से अधिक काम वहाँ पर किए थे, तो अभी ये काम अधूरा। बिल्कुल। तो ये बताइए, अगर अभी आपने कहा पृथक मऊगंज की आपने बात की, पृथक विंध्य प्रदेश की बात यहाँ आती है, तो उस पर क्या कोशिश की गई आपके द्वारा? विंध्य प्रदेश तो हमारा है ही है, वो तो मेरा जन्म उसके अलग करने की कोशिश कभी आंदोलन नहीं किया गया? आप भी विधायक थे, एक बड़े नेता हैं। उस टाइम में जिले की लड़ाई लड़ रहा था, अब जिले का काम मेरा खत्म हो गया है, अब विंध्य प्रदेश अपनी बारी है। तो आप ये मानते हैं कि जिला का काम आपका खत्म हो गया है? जिले अब स्कूल, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बोल के गए हैं, इतने लोगों का दबाव है तो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। हम तो 16 अगस्त 17 अगस्त को विजय दिवस मनाने वाले हैं, हम तो ये मान करके चल रहे हैं। अभी पिछले एपिसोड में आपके नेता हैं अजय सिंह राहुल भैया आए थे इसी कचहरी में, तो उन्होंने एक सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर शब्द हटा दीजिए, हमारी सरकार आ रही है। जनता से सवाल आया था कि अगर आपकी सरकार आती है, तो उन्होंने कटाक्ष किया था कि अगर नहीं, हमारी सरकार आनी ही आनी है। और उन्होंने एक बिंदु दिया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो सीधी संभाग बनेगा। अगर ऐसा होता है
आपकी सरकार आती है, सीधी संभाग बनता है, तो यहाँ से नज़दीक पड़ता है मऊगंज। आपकी कोशिश क्या होगी कि मऊगंज किस संभाग के अंतर्गत आए? देखिए, ऐसा है कि उस समय जो सिचुएशन, जो उसका मतलब सर्वे है, जो मतलब उसका परसीमन जैसे भी होगा, मऊगंज सुटेबल पड़ेगा, मऊ सीधी सुटेबल पड़ेगा, सीधी आपके रीवा सुटेबल पड़ेगा, रीवा, वो परिस्थितियों की बात है। आपने विंध्य प्रदेश की बात करी है, हम उस पर कह रहे हैं कि जिले की बात हम लोगों की खत्म हुई, अगली लड़ाई हम लोगों की दिल्ली की। बिल्कुल। तो अब आपके यहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। मृगेंद्र सिंह ने एक बड़ा आयोजन किया था, लाखों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के। तो अगर उनको बीजेपी से टिकट मिलता है, अगर ऐसी संभावना बनती है, तो यह चुनाव आपके लिए कितना कठिन होगा या कितना सरल होगा? क्या नई तैयारियां करनी होंगी? देखिए, ऐसा कि मैं कोई नेता पुत्र नहीं हूँ और न ही कोई मेरा बड़ा मैं एक सामान्य स्तर का व्यक्ति हूँ। अब मैं 28 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ, आवाज़ भी उसी स्पीड से चल रहा हूँ, ना मेरी स्पीड कहीं कम हुई है, ना कोई हो। और विपक्ष कभी हमको बाकोवर तो देगा नहीं। अब मैं जानता हूँ कि चाहे कठिन लड़ाई हो, चाहे सरल लड़ाई हो, जो बीजेपी लड़े, बसपा लड़े, जिसको जो लड़ना हो लड़े, पार्टी मुझे लड़ाएगी अपने दल से, तो मैं पूरी तरह से तैयार लड़ने के लिए बैठा हूँ। तो मृगेंद्र सिंह के इस बड़े आयोजन में, जहाँ इतने बड़े धर्मावलंबी लोग आए थे, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आपके विधानसभा का मामला है और शायद रिश्तेदारी भी, रिश्ते में भी हैं आपके। उतने तो महाराज जी के चेले हैं जितने लोग वहाँ गए, समझ गए ना। रही बात तो उन चेलों की या उनकी बात में, धर्म के बात में उस दिशा में नहीं जाना चाहता। बाकी तो मैं बताया, जिले के मुद्दे पर 50,000 की भीड़ इकट्ठा करी मैंने। धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो एक आपका फैक्टर जो आया है, आप शायद बाएं हाथ से पैर छूते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा, तो मैं बाएं हाथा हूँ जिसको बोलते हैं। रही बात पैर छूने की, जब एक साथ 4-6 लोग आ गए, आदरणीय लोग, खास करके ब्राह्मण कुल के लोग या हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, तो इधर भी छुआ, उधर भी छुआ, भाई जल्दी जल्दी सबको निपटाना। हो सकता है कि ऐसा लगा हो किसी को, तो कह दिए हो। बाकी 3 काम मैं जो है तो राइट हैंड से करता हूँ। लिखना, खाना, वो मेरी माँ जो है ना, मार मार करके 3 काम सिखाई थी। पहला काम खाना, दूसरा लिखना, और तीसरा वही जो पाँव छूने की बात आप कह रहे हैं। तो 3 काम तो मैं इससे करता हूँ, पर वही भीड़ भाड़ में कहीं हो जाता है लेफ्ट हैंडी के कारण, तो आया होगा सवाल। अब अगर हम संगीन आरोपों की बात करें, तो आपके क्षेत्र में दल चलते हैं, गुटबाजी चलती है। अजय सिंह राहुल भैया और सिद्धार्थ तिवारी, आप किस गुट से ताल्लुकात रखते हैं? सिद्धार्थ तिवारी का कोई गुट नहीं है, न अजय सिंह राहुल भैया कोई ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं। सिद्धार्थ तिवारी अभी लोकसभा के प्रत्याशी हमारे रीवा जिले के, और अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश के नेता हैं। तो पहली बात तो ये सवाल ही गलत है आपका। नहीं, ये सवाल आपके क्षेत्र की गुटबाजी के कारण नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, जिसने भी सवाल किया तो उनको बता दीजिएगा कि गुटबाजी मतलब प्रदेश के नेता हैं, और वो जो है तो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। वर्ष 2018 में होटल राजनिवास में दीपक बावरिया का झगड़ा हुआ था, आप समक्ष थे, साक्षी थे। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, क्या है कि झगड़ा हुआ, ये बात सच है। झगड़ा छुड़ाने में मैं पहुंचा, इसमें भूमिका मेरी प्रमुखता से। अगर शायद मैं ना होता तो वहाँ और बड़ा झगड़ा हो सकता था। इसलिए लोग कहते होंगे कि उनकी भूमिका अच्छी रही। लेकिन आपको आपकी भूमिका नकारात्मक तरीके से लोग बताते हैं, सकारात्मक तरीके से नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मैं छुड़ाने में गया था, बाकी विवाद तो किसी से कैसे भी हुआ। वहाँ तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कोई बाहरी कार्यकर्ता तो थे नहीं, सब एक दल के, एक पार्टी के, एक परिवार के। और झगड़ा हुआ, उसी तरीके से मैं भी था। तो जब झगड़ा हो रहा था, मैं जब सुना तो मैं दौड़ करके गया। मैं दूसरे कमरे में बैठा था, तो मैं झगड़े को शांत कराया और सबको निकाला। लोग मेरी बात माने, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि उनकी भूमिका। इसी झगड़े की वजह से एक और जो टिप्पणी हुई है, अच्छा हाँ बताएं, एक सेकंड कैमरा, एक सेकंड थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक बार फिर से हाँ बताइए, क्या है ना कि वो चीज़ें आएँ, क्या बैठ के, क्या सूट का सूट जैसे सूट हो तो अच्छा लगेगा। हाँ, आपने कहा कि हम झगड़ा शांत कराने गए थे, और उस
जो जिस मांगलिक कार्यक्रम के आप प्रणेता आपको माना जा रहा है, उसका स्पष्टीकरण माननीय भैया साहब सीधे में आके दिए, मंच से दिए, उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया। झगड़े के भैया जी से हुआ। मैंने बिल्कुल आपका सवाल जायज है, लेकिन झगड़े के तो हम लोग भी खेद प्रकट किए, हम लोगों ने भी स्वीकारा कि नहीं झगड़ा हुआ गलत। तो आपको कारण माना जा रहा है और आप बिना कर रहे हैं, आपको कारण माना जा रहा है। आप भाई हमारे कहने का मतलब वो प्रदेश के प्रभारी राहुल गांधी जी के बाद किसी का अगर वो था, या राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी या सुने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अगर कोई प्रदेश का बड़ा नेता होता है, प्रदेश अध्यक्ष के पहले तो प्रभारी होता है, तो देश के नंबर 2 के नेता बाबरिया जी। अगर मैं कारण होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होती, मैं पार्टी में कैसे रहता। ये कारण स्पष्ट हो चुके हैं, इसकी जांच हो चुकी है, आरोप आए लेकिन उसकी जांच हो चुकी है, और जांच में पाया गया कि मैं छुड़ाने में था, न कि भड़काने में, न कि कराने में। हम कहते हैं उस समय वो बड़े नेता हैं, मैं तो पहले भी बोला वो बड़े नेता हैं, और वो दिल्ली में थे या भोपाल में थे, जहाँ भी रहे वो झगड़े में तो थे नहीं, तो उनको लगा होगा कि क्या हुआ कैसा, तो खेद प्रकट करना, माफी मांगना अपने से बड़ों से, तो उनका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। अभी देखिए वो प्रदेश के वो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी जिम्मेदारी थी, रीवा सीधी सतना उनका था, तो माफी मांगे या खेद प्रकट किए तो कौन सी गलत बात की है। और रही बात मेरी, तो उसमें तो 100 बार जांच हो चुकी, यानी आप निर्दोष हैं। हम निर्दोष क्या, हम तो छुड़ाने में थे, इसीलिए तो आरोप आए कि उनके कहने से लोग शांत हुए। बधाई। दोष और निर्दोष का फैसला तो आखिरी में होगा, लेकिन एक और इसी से बात निकल के आई है कि इसी लड़ाई की वजह से विकल्प ढूंढने की तैयारी में है मऊगंज में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। इसमें क्या, इन खबरों पर किस तरह से खंडन करेंगे आप? भगवान, हम कहते हैं कि कौन आपसे कहा, जो ढूंढता होगा तो ढूंढेगा ही, हमको कोई चुनाव नाव का विषय थोड़ी है, हम तो जो है सो है ही हैं, वो तो मेरा 28 सालों से है। अब विकल्प तो उस टाइम था जब ये झगड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा विकल्प था इस मुद्दे पर टिकट काट देना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी के भाई विनोद शुक्ला पर शायद ये सुई अटकी थी, आके रुकी हुई थी कि आपके अगर विकल्प पर ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप पर नजर डाली जाएगी तो विनोद शुक्ला जी होंगे, तो उस पर क्या टिप्पणी होगी? अब देखिए, ब्राह्मण प्रत्याशी वैसे चुनाव मुझसे 2013 में ही लड़ चुके हैं, अब बाकी जो है तो ये पार्टी तय करेगी, ना हम तय करेंगे ना कोई और। निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, अब 2013 से वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। अब इसमें तो जनता जानती है, मऊगंज की, रीवा के लोग जानते हैं, सीधी के लोग भी जानते होंगे, तो वो सब जाने, इसमें अब हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर आपके कातिलाना हमला पर भी आरोप लगा है, नाम बताएंगे? नाम तो नहीं है, लेकिन मंडल अध्यक्ष पर उसकी पेपर कटिंग भी हमारे पास। नाम और पेपर कटिंग दिखाइए तो मैं बताऊं कौन सा आरोप है, उसका जवाब दूं। मोर्चा के अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष विपिन मिश्रा के ऊपर कुछ मऊगंज के उन्हीं के दल के लोगों ने हमला किया था। ये बात सही है कि मैं वहां बैठा था तो मैं देखने चला गया, लेकिन जी आज भी विपिन मिश्रा है, उनके मैं सारी शादियों में शरीक हुआ, सारे कार्यक्रमों में शरीक हुआ, उनका आप फ़ोन नंबर ले लें और अभी उनसे पूछें कि क्या मेरी कोई भूमिका थी, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। नहीं, लेकिन उस पर जो आरोप लगा था सीधा सीधा, और वो पेपर की कटिंग में भी है, पेपर की कटिंग में भी है कि जो आरोप लगे हैं वो सीधा सीधा आरोप आपके नाम पर था कि पेपर में छप जाना। मैं बता दूं आरोप जी, एक समय स्टार पेपर हम लोगों के खिलाफ थे कुछ कारणों पर जी, तो वो सिर्फ मुद्दे ढूंढते थे और उनको सिर्फ मेरे खिलाफ लिखने की एक वो थी कि मैं कैसे आरोप मरूं, तो 4 साल मेरे ऊपर वो आरोप मरते गए। कोई घटना होती थी तो सबसे पहले हेडलाइन में डाल देते थे कि ये उनके कारण ऐसा हो रहा है, उनके कारण ऐसा हो रहा है। सिर्फ स्टार पेपर के आरोप है, और पेपरों में आप बहुत कम पाएंगे, आप छपेंगे ही नहीं ये सारी न्यूज़ें, तो वही सब सारी न्यूज़ें हैं। बाकी आप बाबरिया जी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि मैं आरोपित था उसमें कि नहीं। विपिन मिश्रा की बात आ गई है, हमारे क्षेत्र के हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अभी उनकी शादी थी तो मैं उनके शादी में मेन उसमें था, मैं गया था, सारी बातें थी। इसी पर अगर क्राइम की ही बातें हो रही, एक दुष्कर्म के आरोपी के साथ भी आपकी फ़ोटो थी, वो भी पेपर कटिंग में मैंने आपको दिखाया, वो भी उस पर क्या देखिए क्या है, वो फरार पुलिस द्वारा बताए जा रहे थे, चलैया के हैं राजेंद्र मिश्रा। हाँ सरपंच। स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप दुनिया भर, जब तक कोर्ट नहीं डिसाइड करती तो कौन दुष्कर्म का आरोपी है कौन नहीं है ये वो तय करेंगे। आज वो बरी है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर फर्जी तरीके से आरोप लगा था। मैं खड़ा था, हुआ है मुझसे मिलने, पेपर में कोई न्यूज़ दे दिया छाप करके, बताया स्टार पेपर की न्यूज़ होगी, आप देख लो।
तो स्टार के अलावा कोई छापा हो तो बताओ। तो उस समय वो आरोपी फरार बताए जा रहे थे, जिस समय आपसे मुलाकात हुई थी उस समय वो फरार होते तो गिरफ्तारी न होती, अगर वो मेरे साथ होते, मेरे साथ थे तो। कहाँ की खबर है, आप देखो उसको। वो तो भरे बाजार की है, पुलिस को पकड़ना चाहिए। इसी से एक और जुड़ा हुआ है हाटा हत्याकांड। हाटा हत्याकांड में आपका संरक्षण प्राप्त है। अगर जगन्नाथ केवट जो उसमें आरोपी हैं उसमें भी आप पर आरोप लगाया गया है। देखिए ऐसा है कि जिसकी हत्या हुई वो भी हमसे संबंधित है, और जिसने हत्या किया और हत्या का जिनके ऊपर आरोप है वो भी मुझसे संबंधित है। जब कोई घटना दुर्घटना घटती है या जब कोई बड़ी बात होती है तो अगर किसी नेता के पास कोई फ़ोन करता है, और नेता क्या करते हैं मैं तो नहीं जानता, पर मैं एक जनप्रतिनिधि और खास करके एक जनहितैषी होने के नाते उस घटना पर जरूर पहुंचने का काम करता हूं जो मुझसे बन पड़ता है। और मैं उसी तरीके से परंपरागत तरीके से मैं उस घटना में जब लाश उनकी थी तो मैं वहाँ पे पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि हत्या हुई। वहाँ पे और थाना प्रभारी थे, सारे थे, मेरे सामने 7 लोगों के ऊपर अपराध दर्ज हुआ, मेरे सामने ही अपराध दर्ज हुआ। लेकिन कहना ये है कि जगन्नाथ केवट पर अपराध नहीं दर्ज हुआ था, ये जो वीडियो बयान आया हुआ था और आप पर आया था, इसलिए ये आरोप लगाया गया आप पर कि आपका संरक्षण प्राप्त है। अब आप उसकी नकल दिखाइए कि जगन्नाथ पर आरोप लगा है कि नहीं लगा, वो उसके मुलजिम हैं या जगन्नाथ के नहीं है। नहीं, जो नहीं तो, वही देखिए पुख्ता जानकारी है आपको कि आपको जानकारी नहीं, उसमें जगन्नाथ सहित 7 लोगों पर आरोप है। मेरे सामने पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप स्टार पेपर खोल करके देखिए। तो कुल मिला के पेपर कटिंग ज़्यादा आपके खिलाफ चलाए गए हैं। पेपर कटिंग चलाए गए, और एक पेपर वो भी मैं बताऊँ आपको, सिर्फ एक पेपर। तो इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या व्यवस्थाएं होंगी, मूलभूत व्यवस्थाएं जो मऊगंज को आप जिस विश्वास के साथ आप मऊगंज में इस बार आप चुनाव की तैयारी करेंगे? देखिए मैं बताने का 28 सालों से मेरा सिलसिला एक जैसे चलता है। मेरी कोई न ज़्यादा तैयारी है न कोई कम, मैं एक धुन से चलने वाला आदमी हूँ और उसी धुन में चल रहा हूँ। टिकट मिले तो भी, नहीं मिले तो भी, चुनाव लड़ूँ तो भी, नहीं लड़ूँ तो भी, तो मेरी कोई तैयारी अलग से नहीं है, वो परंपरागत तरीके से है। पार्टी टिकट देगी तो फार्म भर देंगे, जनता वोट देगी, चुनाव लड़ेंगे, वो सब अपना सिलसिला। आप अगर मुद्दा पूछना चाह रहे हैं किन मुद्दों पर, तो मुद्दे पूरे समय पुराने ही है। रिवान सागर का पानी पहले ही बताया कि वो अधूरा है। दूसरा के तो आपको बताया रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात की, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से चरमरा गया। 88 राज्य सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रहार किया तो शिक्षा पर किया है, और रोजगार पर तो पूरे देश और प्रदेश की सरकार ने किया है। रोजगार जहाँ देने की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने किया था, वो पूरी तरह से चौपट किया, बल्कि हर प्रतिवर्ष घट रहे हैं। और रोजगार की तो कहीं संभावना नहीं। तो अपने क्षेत्र में जब कोरोना काल आया था तो कम से कम 25,000 मेरे मऊगंज क्षेत्र के युवा बाहर फंसे हुए थे, और उस टाइम मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र का युवा कितना बेरोजगार है। तो मैं उनको बाहर से जो फंसे युवा थे उनको मऊगंज ले आने के लिए मुझे कितना 2 साल प्रयास करना पड़ा, खासकर पहली बारी जब कोरोना काल आया तो मुझे मालूम है। और उसी तरीके से स्वास्थ्य भी, जब दूसरे साल कोरोना काल रहा तो स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी रही कि जब संजय गांधी में ताले तक लग गए थे कि अब मरीज एडमिट नहीं होंगे, तो मैं वहाँ धरना दे करके ताले खुलवाए, तब जाकर के कमिश्नर ने जाकर के वहाँ पे हो। तो स्वास्थ्य की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति और आपके शिक्षा की, तो सब कोरोना काल में और उजागर हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना। स्नातकोत्तर शिक्षा पर कितना जोर दिया गया आपके 5 साल के कार्यकाल में? देखिए मऊगंज में सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा में अगर ध्यानाकर्षण मुझे लगाना पड़ता था, स्नातकोत्तर की बात आपने करी, तो एडमिशन के लिए मऊगंज कॉलेज में एडमिशन नहीं होते थे तो मुझे ध्यानाकर्षण लगाना पड़ता था। और कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ कि जिसमें एडमिशन के लिए मुझे न लगाना। टीआरएस के बाद सबसे बड़ी कॉलेज अगर कहीं है तो मऊगंज में है, शासकीय कॉलेज। और बाकी तो कॉलेजेज हैं सिर्फ फीस लूटने के अड्डे हैं, ये आप भी जानते हो। तो इसके बाद बैठने के लिए जगह नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने 6.5 करोड़ रुपए, उस समय जयभान सिंह पवैया मंत्री थे, उनसे मैं कैसे कैसे कर करके 6.5 करोड़ रुपए
कॉलेज के लिए ले आया था, वही भवन मऊगंज में बन करके तैयार हुआ। आप देख लेना कभी आकर के। उसी में शिवराज सिंह जी का कार्यक्रम था जहां जिले की घोषणा किए हैं। और मैं जानता हूं आगे कुछ दिन जिला भी उसी में लगेगा। वो स्नातकोत्तर कॉलेज के लिए मेरा ही फंड प्रयास करके लाया गया था। तो अगर सरकार आएगी तो वहाँ जिला मुख्यालय बनेगा कि स्नातकोत्तर बनेगा? फिर देखिए अभी फिलहाल तो वो तो बना स्नातकोत्तर। नहीं, आपने अभी कहा ना कि वहाँ जिला मुख्यालय बन जाएगा। नहीं, मेरी बात स्नातकोत्तर की बात ना आप बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि जो जिले की घोषणा किए हैं तो वहीं आकर के किए। जो स्नातकोत्तर कॉलेज अलग से बिल्डिंग बनी है, जो प्रयास की बात आप कर रहे हो, वो मैंने आपसे बात की। उसी में से है कि आपने ये भी कहा साथ में जोड़ के कि ये अगर जिला बनेगा तो मुख्यालय भी वहीं बनेगा। अभी कुछ दिन के लिए ऐसा? अभी कुछ दिन के लिए कहाँ लगाएंगे? वहीं लगाएंगे। एक दिन में तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। बिल्डिंग अभी बनी रही, इसलिए मैंने कहा कि कुछ दिन उसमें भी चलेगी। अब एक व्यक्तिगत आपके जीवन से जुड़ी बात, लोगों का ये भी सवाल है कि आप आखिर विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, अविवाहित क्यों हैं? ये हो गया तो सब चलता रहता है, इसमें आपको अभी विवाह के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक दिन का कोई कार्यक्रम रहा होगा रीवा में, मुख्यमंत्री विवाह जो चलता है, तो उसमें 200-300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 17-18 लोगों की व्यवस्था थी। तो वहां आप आए, अचानक भड़क गए, हड़काए भी अधिकारियों को। 30-40 और कराए। 30-40 और कराएं। तो उन्होंने कहा अपात्र हैं। तो आपने कहा कि दूल्हा दुल्हन कैसे अपात्र होते हैं? तो आप कभी दूल्हा बने नहीं, दुल्हन आपकी है नहीं, तो कैसे पता है कि पात्र? दूल्हा नहीं बना ये बात सच है। दूल्हा नहीं बना ये बात सच है। पर ये जानता हूँ कि जो वैदिक शादी होती है तो दूल्हे की होनी चाहिए 21 और दुल्हन की होनी चाहिए 18। तो मेरे कहने का आशय था कि अगर दुल्हन 16 साल की हो तो उसकी शादी मत कराओ, अगर दूल्हा 20 साल का हो तो उसकी शादी मत कराओ। अगर दूल्हा दुल्हन दोनों पात्र हैं फिर तो शादी नहीं करा रहे हो। तो कोई ये कह रहा था कि पहले हो चुकी है। हम बोले क्या अभी तक जनपद में जो है तो जिसकी होती थी वही लोग आए। तो ये विषय था वहाँ पे। तो हमने ये बोला, और वो 300 जोड़ों की का कन्या विवाह योजना का ढिढोरा पीटा जाता है। और 300 जोड़ों की शादियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और सबको बुला लिया गया और वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिए जानबूझ करके। 5000 रुपये शायद बीजेपी वो कमीशन मांगते थे और कमीशन नहीं दिए, उसी में रिजेक्ट करके मात्र 18 जो लोग शादी गए। फिर जितने लोग बचे थे 20 जोड़े बचे थे तो मैंने उनकी कराई। तो मैं उस मुद्दे पर बोल रहा था कि किस बिंदु पर अपात्र में सारी चीज़ें बताओ। अगर दूल्हे की उम्र कम हो तो बताओ, दुल्हन की उम्र हो तब का बताओ, शादी इनकी हो चुकी हो तो बताओ, या और कोई कमी हो तो बताओ। जी, आपकी अनुमति से एक प्रश्न और है इसी से जुड़ा हुआ। आप विधायक रहे हैं 2 बार के। संसदीय शब्दावली है कि कौन से शब्द सदन में बोले जाने चाहिए, कौन से नहीं बोले जाने चाहिए, इनकी बकायदा सूची है। तो उसमें संसदीय शब्दावली में ऐसी तैसी शब्द भी है। देखिए वो सदन तो था नहीं। अच्छा, सदन के बाहर बोला जा सकता है। सदन के बाहर देखिए क्या कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि क्या करें भाई। हमने वहाँ की ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे ये बोलना, ये कहिए कि और कुछ नहीं बोला, मैं उतने बोला। आप होते तो पता नहीं क्या क्या बोल करके आते, हो सकता है आप मारपीट भी कर देते। आप भी क्रांतिकारी आदमी हैं। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर थमता है। कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए, लेकिन उस पर कितना दोषी पाए जाते हैं और क्या यहाँ से आज पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना यहाँ से बाइज्जत बरी होते हैं, इस पर निर्णायक की भूमिका पर आज हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला जी। आज के निर्णय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो आइए आज के निर्णय पर हम जानते हैं कि क्या आज का निर्णय होता है। आदरणीय आज के जज के शुक्ला जी। श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जब तक आरोप साबित न हो हर व्यक्ति निर्दोष होता है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए और यह अदालत बिंद की कचहरी उन्हें ससम्मान दोष मुक्त करती। अदालत ये भी आशा करती है कि जिस तरह से विद्वासी हैं, समाज सेवी हैं और जनता के बीच वो जाकर वो काम आज 28 सालों से कर रहे हैं, उसी तरह से वो काम करेंगे। और अभी तो मऊगंज विधानसभा देख रहे हैं, अगले बिंद देखें। अदालत ये आशा करती है कि प्रदेश भी देखें। तो निश्चित ही जो संगीन आरोप लगाए गए थे जनता जनार्दन द्वारा आज किस बिंद की कचहरी पर, वो सभी दोषों से मुक्त पाए गए पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। हम फिर किसी नए चेहरे के साथ, नए
मुकदमा में आप सभी से मुखातिब होंगे। नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी, नया व्यक्तित्व और नया चेहरा आप सबके सामने हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।